welcome to my short story. How are you guys? Welcome back. एंड हमारे पास एक नई कहानी शॉर्ट सी स्टोरी है, नई कहानी है। चलिए रीड आउट करते हैं। फर्स्टली प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। सो रीड आउट द स्टोरी। सुबह अलार्म बजने पर उसकी आंख खुली। अलार्म बंद करके वो दोबारा आंखें मूंद गई। वो सोना चाहती थी, लेकिन अपनी अम्मी की हेल्प का सोचते वो बिस्तर से उठ गई और वॉशरूम में बंद हो गई। वजू करके वो बाहर आई, जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ने लगी। फिर अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए दुआएं मांगने लगी। जाए नमाज को तय लगाकर इसने साइड पर रखा और फिर एक नजर अपने आप को आईने में देखा। ब्लैक कलर की सादा सी कमीज शलवार में वो बहुत प्यारी लग रही थी। दरमियानी हाइट, तीखे नैनकुश, सफेद रंगत, उम्र 21 साल। दुपट्टा नमाज स्टाइल किया हुआ था। एक नजर खुद को आईने में देखने के बाद वो अपने रूम से बाहर चली गई थी। इसका रुख अब किचन की तरफ था, जहां इसकी अम्मी खाना बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा उठ गया? जी मेरी अम्मी जान। बताएं अम्मी जान, कौन सा काम रह गया है? वो मैं कर दूं। बस ये ऑमलेट के लिए प्याज काट दो तुम। वो प्याज काटने लगी। वो दोनों माँ बेटी सुबह का नाश्ता बना रही थी। डाइनिंग टेबल पर धीरे धीरे सब इकट्ठे हो रहे थे। अनुशे डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। मामा, मैंने आपको ब्लैक नहीं व्हाइट शर्ट प्रेस करने को बोला था। जाहिद की आवाज आई। सॉरी बेटा, मुझे लगा तुमने ब्लैक शर्ट का बोला है। प्लीज आप मुझे व्हाइट शर्ट प्रेस कर दें। अनुशे, जाना जरा जाहिद की शर्ट प्रेस कर दो। अनुशे जो खाने के लिए अभी चेयर पर बैठी ही थी कि इसकी चाची ने हुक्म सादर कर दिया। चाची, आप मुस्कान को बोल दें, मैं नाश्ता करने लगी हूँ। मुझे भूख लगी है, फिर कॉलेज जाना है। मामा, मुझे भी देर हो रही है, आप खुद ही करते हैं। मुस्कान बोली। देख लो नफीसा बेगम, तुम्हारी बेटी कैसे आगे से जबान चलाती है, जरा काम बोल दो तो। चच्ची गुस्से से बोली। मामा प्लीज जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। जाहिर ने ऊपर से फिर आवाज लगाई। जाओ अनुषे बेटे, जाहिर को शर्ट प्रेस कर दो, इसे देर हो रही है। अनुषा जो बिन वाला मुंह की तरफ लेकर जा रही थी, वापस रखते रखते गुस्से से उठ खड़ी हुई और सीढ़ियां फलांगती ऊपर गई। फिर जाहिद के रूम की तरफ के बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए मामा, मैं अनुषे। वो गुस्से से बोली। अनुषे की आवाज सुनकर जाहिद दरवाजे की तरफ आया। मैंने मम्मा को बुलाया था, तुम क्यों आ गई? आपकी मम्मा ने ही मुझे भेजा है, लाए शर्ट दें। जाहिर इस बात में सर हिलाता रूम से शर्ट लाकर अनुषे को दी। अनुषा ने शर्ट पकड़ी और इसको प्रेस करके जाहिद को दी। नीचे आकर इसने खाना खाया और किचन में अपनी अम्मी की हेल्प करवाने लग गई। बेटा तुम जाओ, जाकर कॉलेज की तैयारी करो, बाकी जो रह गया है वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है अम्मी जान। वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ ही मिनट में वो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी। रेडी होने के बाद वो अपनी माँ को खुदा हाफिज करती बाहर की तरफ चलती। वो पैदल चल रही थी। चलते चलते वो बस स्टॉप पर आ गई, जहाँ इसकी बेस्ट फ्रेंड इसका वेट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अनुषे, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, तुम कैसी हो अरुषा? मैं भी ठीक हूँ यार। कितना टाइम रह गया है इस बस के आने में? 10 मिनट। अरुषा बोली। ठीक है, शुक्र है मैं टाइम पर पहुंच गई। वो मुस्कुरा कर बोली। 10 मिनट बाद बस आ चुकी थी। वो दोनों बस पर सवार हुई और अपनी मंजिल की तरफ चल गई। यार तुम मुस्कान आपी के साथ क्यों नहीं आती? वो भी तो इसी कॉलेज में आती हैं। अरुषा तुझे पता तो है, मुस्कान के साथ मेरा दिल नहीं करता आने को, और वैसे भी उन्होंने अपनी फ्रेंड को भी साथ लाना होता है और मुझे बस से जाना पसंद है। वो मुस्कुरा कर बोली। यार तुम भी ड्राइविंग सीख लो ना, फिर तुम्हें भी अलग गाड़ी ले देंगे तुम्हारे चाचू लोग, और फिर मैं और तुम भी एक साथ आया जाया करेंगे। यार कहाँ से सीखूं, कोई मुझे सिखाता ही नहीं है। अनुषा उदासी से बोली। यार वो अपनी बेटी की तो हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तुम्हारी क्यों नहीं करते? अरुषा बोली। वो मेरे चाचू हैं, मेरे बाबा नहीं, जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बाबा ही अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और मुझे नहीं लगता यार कि बाबा के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। वैसे भी यार वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसे ही बातें करते करते इनका कॉलेज आ गया और वो बस से उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। अनुषा और अरुषा सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। स्कूल लाइफ से ही वो एक साथ थी और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दूसरे के साथ वो हर चीज शेयर करती थी। वो दोनों क्लास में इंटर हुई और अपनी अपनी जगहों पर बैठ गई। इन दोनों को सेट
इन दोनों की सीट एक साथ थी। थोड़ी देर बाद इनका फर्स्ट लेक्चर शुरू हो चुका था। लेक्चर के दरमियान में एक लड़का बिना इजाजत लिए क्लास में एंटर हुआ और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। सर ने एक नजर इसको देखा और फिर अपना काम कंटिन्यू कर दिया। पूरी क्लास ने इस लड़के की हरकत को देखा था, जो कि रोज का मामूल था। यह था अजमेर सिकंदर, एक अमीरजादा जो हमेशा अपनी मर्जी करता था। इसका एक ग्रुप था जिसमें ये 3 लड़के थे। हर वक्त मार कुटाई करते रहते थे, लेकिन इनको कोई भी रोकने वाला नहीं था। टीचर भी इनको कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अजमेर के वालिद प्रिंसिपल के दोस्त थे और वो हर साल लाखों रुपए कॉलेज को देते थे, इसलिए कोई इनको कुछ नहीं कह सकता था। नेक्स्ट पीरियड शुरू हुआ। एक टीचर क्लास में आई। सबने खड़े होकर सलाम किया और फिर बैठ गए। टीचर ने लेक्चर शुरू किया। सब लोग लेक्चर की तरफ मुतवज्जा थे, लेकिन अजमेर खिड़की से बाहर देख रहा था। इसका ध्यान लेक्चर की तरफ नहीं था। टीचर ने एक नजर क्लास पर डाली और बोली, जिसका दिल नहीं लेक्चर लेने को वो बाहर जा सकता है। अजमेर ने गहरी सांस ली और बाहर की तरफ चल दिया, और इसके पीछे इसका ग्रुप भी चल पड़ा। बाहर आकर वो कैंटीन की तरफ चल पड़े और अपने मखसूस जगह पर बैठ गए। अवैस ऑर्डर देने चला गया। यार अजमेर, क्यों ना आज रेस लगाई जाए? साइम बोला, मेरा मूड नहीं। तो कब होगा जनाब का मूड? पता नहीं। तो बता, जो चीज मैंने बोली थी इसका क्या बना? 1-2 दिन तक मिल जाएगी। यार मेरा मूड आज है क्लब जाने को, साथ बोला। हाँ चलेंगे आज, अजमेर बोला। थोड़ी देर बाद ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका था। कैंटीन भर चुकी थी लड़के और लड़कियों से। अनुष्य, चल कैंटीन में जाकर कुछ खा कर आते हैं। चल चलते हैं। यार इधर तो बहुत रश है, अब हम क्या करें? चल हम इधर रुकते हैं, रश कम हो जाएगा थोड़ी देर तक। वह दोनों इधर वेट करने लगे। जब अनुष्या की नजर मुस्कान पर पड़ी, जो अपने ग्रुप्स के साथ खड़ी कुछ लड़कों से बातें कर रही थी। थोड़ा सा रश कम हुआ तो अनुष्या का हाथ पकड़कर कैंटीन के अंदर दाखिल हो गई। अरुषा कुछ खाने के लिए लेने चली गई, जबकि अनुष्या एक साइड पर खड़ी हो गई, क्योंकि रश अभी भी था। लड़कियां लड़के गुजर रहे थे। 2 लड़कियां आगे पीछे भागते हुए कैंटीन के अंदर दाखिल हुई हुई थी। एक लड़की अनुष्या के साथ टकराई और अनुष्या साइड पर लगी टेबल की तरफ गिरी। अनुष्या का हाथ टेबल पर लगा था। टेबल पर पड़ी कोल्ड ड्रिंक गिर गई और किसी वजूद के कपड़ों पर गिरी। यू इडियट, अजमेर गुस्से से बोला। सॉरी भाई, अनुष्या जल्दी से बोली। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा लड़की, मैं सारी ड्रेस खराब कर दी तुमने। तुम्हें पता भी है ये किस ब्रांड की ड्रेस है और कितनी महंगी है? इर्द गिर्द के बच्चे भी इस तमाशे को देखने लगे। अनुष्या की आंखों में आंसू आने लगे। आप बता दे कीमत, मैं आपको पैसे दे दूंगी। 2 45,000। इसने हाथ आगे किया। 45,000 का नाम सुनकर अनुष्या ने हैरत से अजमेर की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। पैसे दो लड़की, वो मेरे पास अभी नहीं है इतने पैसे, मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। अभी ये मेरे पास 500 रुपए हैं, आप ये रख लें प्लीज। मैं तुम्हारे 500 का अचार डालूं क्या? वो गुस्से से बोला। मुस्कान जो पास खड़ी तमाशा देख रही थी, अनुष्या ने इसकी तरफ देखा। छोड़ो अजमेर, क्या तुम अब एक लड़की से पैसे लेते अच्छे लगोगे? मुस्कान बोली। अरुषा अनुषा को ढूंढती ढूंढती इस तरफ आ गई जहाँ स्टूडेंट का रश लगा हुआ था। अरुषा ने अनुषा की आवाज सुनी और जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ है अनुषा? अरुषा बोली। दो इनकी ड्रेस खराब हो गई है मुझसे और अब ये पैसे मांग रहे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो आंखों में आंसू लिए बोली। तुम रो नहीं, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए मिस्टर, आप इसने जानबूझकर आपकी ड्रेस खराब नहीं की। जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को, जो जानबूझकर टकराती हूँ जैसे लड़कों से बात करने के लिए। अजमेर बोला। वो दोनों बेयकीनी के आलम में इसकी बातें सुन रही थी। अजमेर और इसका ग्रुप वहां से चला गया। धीरे धीरे रश भी कम होने लगा और वह दोनों भी वहां से क्लास की तरफ चलती। यार अनुषा चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। यार ये अमीर लोग कैसे किसी की भी इंसल्ट कर देते हैं। छोड़ो यार तुम इन लोगों को, और परेशान ना हो तुम प्लीज। बस बात में सही लगी। छुट्टी के बाद वो घर आई तो वो बहुत उदास थी। इसने किसी को कुछ नहीं बताया था। इसने थोड़ी देर रेस्ट की, नमाज अदा की और फिर किचन में अपनी अम्मी की हेल्प करवाने आ गई। लेकिन इसका ध्यान बार बार भटक कर अजमेर की बातों की तरफ जा रहा था कि कैसे इसने छोटी सी बात बच के सबके सामने बेइज्जती कर दी। अजमेर घर आया तो अपनी अपने रूम में चला गया। फ्रेश होकर वो नीचे चला गया और अपने बाबा के साथ मिलकर इसने खाना खाया। बेटा आज शाम हम लोग डिनर पार्टी पर इनवाइटेड है, तुम मेरे साथ चलोगे? सॉरी बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा आपके साथ, मैंने आज दोस्तों के साथ जाना है कहीं। वो ये बोलता वहां से निकल गया। पीछे इसका बाप इसका मुंह देखता रह गया। मजाल है इसका बेटा को इसकी बात मान ले। वो बाहर आया, गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गया। इसने अपने दोस्तों को पिक किया और वो सब क्लब की तरफ चले गए। वो चारों हर रोज क्लब आया करते थे। पहले तो कभी कभार वो लोग क्लब में जाया करते थे, लेकिन अब इनका रोज का मामूल बन गया था। वो डेली रात को क्लब में आया करते। दूसरी तरफ शाम का खाना खाने के लिए सब एक साथ बैठे थे। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम दोनों की? हमीद साहब बोले। अच्छी जा रही है। दोनों एक साथ बोले।
फिर खामोशी से खाना खाया गया। अगली सुबह वो उठी, नमाज अदा की और अपनी अम्मी की हेल्प करवाने की सुबह का नाश्ता किया करवाने लगी और सुबह का नाश्ता किया। फिर इसने अम्मी के साथ किचन में हेल्प करवाई और फिर कॉलेज के लिए रेडी होकर अम्मी को खुदा हाफिज बोलती निकल गई। वो आज भी सारा दिन उदास रही थी। अरूषा ने बहुत कोशिश की इसकी उदासी दूर करने की, लेकिन ना कर पाई। ब्रेक टाइम हुआ, वो दोनों ग्राउंड की तरफ चल दी जब अनुषा की टक्कर किसी वजूद से हुई। अजमीर और इसका ग्रुप जो बातों में मगन सामने से चलते आ रहे थे, वह सीधा अनुषा के साथ टकराया। सॉरी, अजमीर बोला। अनुषा ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो इसकी तरफ देखा। दोनों ने गुस्से से एक दूसरे की तरफ देखा और साइड से गुजर गए। ब्रेक के बाद उन्होंने सब पीरियड अटेंड किए। लास्ट पीरियड इनका फ्री था। कुछ लड़के लड़कियां बाहर चले गए और कुछ क्लासेस में ही बैठे रहे थे। छुट्टी का टाइम हो गया। वह दोनों बस पर सवार हुई और बातें करते हुए घर आ गई। और कॉलेज से घर आई तो अपने रूम में चली गई। नमाज पढ़ने के बाद इसने अपना रुख किचन की तरफ कर लिया, जहाँ इसकी अम्मी खाना बना रही थी। अम्मी, आज क्या बनाया है आपने खाने में? बेटा, बिरयानी बनाई है। वो भी कुछ कहती कि पीछे से रुकैया बेगम की आवाज आई, ये लड़की मेरे साथ आना जरा। नफीसा, तुम मीठे में कुछ आज खीर भी बना लेना, साथ मेरे ज़ाहिर को बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाता है। चाची, क्या काम है? कपड़े प्रेस कर दो मेरे। चाची, आप अपनी बेटी को क्यों नहीं बोलती? ये काम मैं अम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। एहसान फरामोश लड़की, तुझे अपने घर में रखा हुआ है, तेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। अगर तुम्हारी दो काम कर देगी तो मौत नहीं आ जाएगी तुझे। वो गुस्से से बोली। मत भूले चाची जान, ये मेरे बाबा का भी घर है। तो जो तू ये खाती है और पहनती है, कोली जाती है, इसकी फीस से ये सब कुछ किधर से आता है? हम लोग ही देते हैं तुझे। चाची, चाचू के साथ मेरे बाबा भी बिजनेस करते थे, इनमें हमारा भी हक है। वो भी आज चच्ची से हिसाब बराबर कर रही थी। बदतमीज लड़की। नफीसा, देख लो अपनी बेटी के काम। जरा मैं काम क्या बोल दूं, इसको मौत पड़ जाती है और अपने हक गिनवाने लग जाती है। तो चच्ची, आप भी तो अपने एहसान गिनवाती हैं मुझे। चच्ची गुस्से से बाहर चली गई। बेटा, तुम क्यों ऐसे करती हो इनके साथ? जो भी वो काम बोलते हैं तुम कर दिया करो। तुम्हें पता है इनकी हम पर कितने तुम्हें पता है इनके हम पर कितने एहसान है। मत लड़ाई किया करो इनके साथ। अम्मी, आपको अभी भी की पड़ी हुई है। देखा नहीं कैसे वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरा भी दिल करता है इन सब चीजों पर, तो क्या अब मैं अपने हक में भी ना बोलूं? इनकी बात सुनकर नफीसा बेगम के इसकी बात सुनकर नफीसा बेगम की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने नूशे को गले लगा लिया। बेटा, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। कोई बात नहीं अम्मी, मेरे नसीब में यही लिखा था और मैं खुश हूँ अपने नसीब पर। बस कभी कभी मुझे चच्ची पर बहुत गुस्सा आता है जब ये अपने एहसान गिनवाती हैं। शाम का खाना खाते वक्त रुकैया बेगम ने सबको बताया कि कल इनकी भांजी आ रही है। मुस्कान की बर्थडे के लिए भांजी का सुनकर शाहिद ने मुंह बना लिया। इसे इनकी भांजी पसंद नहीं थी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। अनुषा और नफीसा बेगम ने बर्तन संभाले और किचन की सफाई करने लगी। अनुषा, तुम जाओ, जाकर आराम करो, जो रह गया वो मैं कर लूंगी, तुमने सुबह कॉलेज पे जाना है। ठीक है अम्मी। अनुषा रूम में आई, नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गई। सुबह वो कॉलेज के लिए तैयार हुई। बाहर आई जब इसकी नजर सामने आते जाहिर पर पड़ी। कैसी है अनुषा? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो मुझे जरूर बताना। बस बात में सर हिलाते किचन की तरफ चली गई। नाश्ता करने के बाद वो कॉलेज के लिए निकल पड़ी। बस स्टॉप इनके घर से थोड़ा दूर था, इसे थोड़ा पैदल चलकर जाना पड़ता था। वो बस स्टॉप पर पहुंची। अनुषा को देखकर वो बहुत खुश हुई और इससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद इनकी बस आ चुकी थी। वह दोनों बस पर सवार हुई। वह दोनों कॉलेज के अंदर आई। मामूल के मुताबिक उन्होंने लेक्चर अटेंड करने शुरू किए। ब्रेक से पहले इनका एक पीरियड फ्री था। अजमीर और इसके दोस्त बाहर की तरफ चले गए। अनुषा और रूषा भी बाहर चली गई। वो लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। अनुषा और रूषा भी इनके साथ वाले टेबल पर बैठकर बातें करने लगी। यार, ये लड़की कितनी मासूम और प्यारी है। अवैस बोला। चल कर इस पर आजा आज आकर इस पर लाइन मारते हैं। अवैस और साथ दोनों इनकी तरफ चल पड़े जबकि अजमेर वहीं बैठा रहा था। हाय गर्ल्स, कैसी हो? अवैस दोनों के पास बैठा बोला। दोनों ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। क्या है मिस्टर, कोई काम है क्या आपको? अरुषा बोली। हाँ, काम है आपसे। नहीं, आपकी दोस्त से काम है। अनुषा ने सवालिया नजरों से इसे देखा, जैसे पूछती हो कि क्या काम है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। सॉरी, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। अनुषा बोली। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। अवैस को बहुत गुस्सा आया। लड़कियां मरती थी इनसे दोस्ती करने के लिए और ये एटीट्यूड दिखा रही है। अवैस चुपचाप वहां से उठा और अपनी टेबल की तरफ चल दिया। क्या हुआ? अजमीर ने अवैस से पूछा। साली एटीट्यूड दिखा रही है मुझे, बोलती है मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। यार, तू क्यों लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है? अजमीर बोला। यार, टाइम पास के लिए अच्छी होती हैं लड़कियां। टाइम पास और भी कई चीजों से किया जा सकता है, बस लड़कियों में नहीं। यार, पता नहीं तुम्हें क्यों लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छी लगती हैं लड़कियां, लेकिन अपने स्टैंडर्ड की।
अजमीर बोला। वो सब अभी बातें कर ही रहे थे जब मुस्कान और उसकी दोस्तें इनके पास आई। कैसे हो गाइस, परसों मेरी बर्थडे है, आप सबको आना है। मुस्कान एक अदा से बोली। हाँ हाँ मैडम, जरूर हम आएंगे। टाइम बता दो, कल रात 12 बजे। पार्टी मेरे घर में ही है और परसों वैसे भी छुट्टी है, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई मसला बनेगा। छुट्टी ना भी होती तो भी, तो हमें फिर भी कोई मसला नहीं बनना था। अवैस बोला। ठीक है गाइस, जरूर आ जाना, मैं आप सबका वेट करूंगी। ये कहती वहां से चली गई। यार वैसे एक बात बता, मुस्कान तेरी बस दोस्त है या फिर कुछ और भी? वो शरारत से बोला। बस एक अच्छी दोस्त है वो मेरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अजमीर बोला। ऐसे ही वो सब एक दूसरे को तंग करने लगे। ब्रेक का टाइम खत्म हुआ तो सब अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए। ब्रेक के बाद टीचर ने अनाउंस किया कि कुछ दिन सेकंड टाइम कॉलेज जाना है आप लोगों को, क्योंकि कॉलेज में काम शुरू हो रहा है। आधी क्लासेस में तो इस तरह आधी क्लासेस फर्स्ट टाइम आएंगी और आधी क्लास सेकंड टाइम आएंगी। बाकी लेक्चर अटेंड करने के बाद छुट्टी के वक्त वो घर चली गई। दोनों मुस्कान ने घर आकर बताया कि कल से हमने सेकंड टाइम कॉलेज जाया करना है। हमीद साहब और इनकी फैमिली गांव में मुकीम थे। इनकी बेगम रुकैया बेगम, एक बेटा जाहिर हमीद और एक बेटी मुस्कान है। इनके बड़े भाई जिनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, इनकी बेगम नफीसा बेगम और एक बेटी अनुशी इनके साथ रहते हैं। हमीद साहब को अपना एक बिजनेस है जो पहले वो और इनके भाई चलाते थे, लेकिन अब इनका बेटा जाहिर इनके साथ वो बिजनेस चलाता है। मुस्कान एक मूडी लड़की है जबकि अनुशी एक मासूम सी लड़की है, इसलिए दोनों की आपस में कम ही बनती। दोनों एक ही कॉलेज में जाती है। मुस्कान अनुशी से 2 साल बड़ी है। इनका कॉलेज शहर में है जबकि वो गाँव में रहती है। मुस्कान थर्ड ईयर की स्टूडेंट है और अनुशी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। मुस्कान अपनी गाड़ी में जाती है लेकिन अनुशा बस में जाती है। गाँव से एक बस डेली शहर जाती है और फिर वापस आती है। गाँव की कुछ और लड़कियां भी कॉलेज जाती थी, इसलिए इसे कोई मसला नहीं था। अनुषा की चाची इसको पसंद नहीं करती, लेकिन अनुषा के चाचू इनके साथ ठीक है। जाहिर हमीद जो अनुषा को पसंद करता है, लेकिन अनुषा ने कभी भी जाहिर से कोई फालतू बात नहीं की थी। जरूरत के वक्त बस करती थी। आज जाहिर घर था, लाउंज में वो सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप रखे कोई काम कर रहा था। मामूल के मुताबिक सब हुआ ना। अनुषा तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकलने लगी जब जाहिर के आवाज पर इसके कदम रुके। कैसे जाओगी तुम कॉलेज? जैसे भी जाऊं, आपको क्या मसला है? मसला है इसलिए तो पूछ रहा हूँ। चली जाऊंगी जैसे पहले जाती हूँ। मैं तुम्हें इस टाइम अकेले कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या मतलब आप मुझे इजाजत नहीं देंगे? यहाँ तो पहले तो जैसे मैं हर काम आपकी इजाजत से करती हूँ, नहीं करती तो बहुत जल्द करने लगोगी। आप खामखा मेरे मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसके सर पर खड़ी वो जबत से बोली, जबकि जाहिर हमीद ने एक पल को भूमि से टेढ़ी फिर गोद में रखे लैपटॉप को एक साइड पर रखता इसके मुकाबले आया था। तुम्हारा कॉलेज शहर में है और अब टाइमिंग भी सेकंड टाइम की है। मैं तुम्हें किसी सूरत में ऐसे अकेले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसने एक बार फिर बोला। इस बात पर अनुषा का दिमाग घूम गया। आप होते कौन है मुझे इजाजत देने वाले और ना देने वाले? या आपको क्यों लगता है कि मैं आपके कहने पर रुकूंगी? मैं अपनी माँ से इजाजत लूंगी तो बेहतर है आप मेरे काम में टांग मत अड़ाएं, वरना वो उंगली उठाए वार्न करते हल्के गुस्से के जेरे सर बोली थी जब शाहिद ने आबरू झुकाकर से देखा। वरना क्या? इसने मजबूत लहजे में पूछा। अनुषा 2 पल चुप रही और फिर बोली, वरना मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली। अनुषा वो भी बोल रही थी जब शायद की सख्त और बुलंद आवाज ने इससे मजीद कुछ बोलने से रोका था। इसकी आंखों में झलकती सुर्खी और गुस्से को देखकर अनुषा सहम गई और फिर बिना कुछ बोले वो अंदर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं ये कैसे लोग हैं, हर वक्त रोब झाड़ते रहते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी जब इसकी अम्मी अंदर आई। क्या हुआ मेरी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, जाहिद ने डांटा है, इसने रोते हुए बताया। क्या बात हुई है बेटा जो इसने तुम्हें डांटा है? नफीसा बेगम ने पूछा। अम्मी, हमारा कॉलेज सेकंड टाइम हो गया है। लड़कियों ने बस वाले से बात कर ली है, वो बोलते हैं मैं आपको लेकर भी जाऊंगा और फिर छोड़ जाऊंगा। वैसे भी इसने आना जाना होता है और मैं जाने लगी थी और वो अपना हक जताने लग गया कि तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अम्मी, इनकी अपनी बेटी तो अपनी मर्जी करती है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? वो रोते हुए बोल रही थी। अम्मी, क्या आपको मेरे पर यकीन नहीं है? मेरा बेटा, मुझे अपनी बेटी पर बहुत यकीन है। तुम चुप कर जाओ, रो नहीं, बस सब्र करो बेटा। हम लोग इनके आस्ते पर हैं तो हमें इनकी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन अम्मी, मेरी अब बस हो चुकी है, मैं नहीं अब इनकी बातें मान सकती। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। बेटा तुम चुप कर जाओ, रो नहीं प्लीज। और मैं बात करती हूँ तुम्हारे चाचू से कि अगर वो बस से नहीं जाएगी तो फिर कैसे जाएगी? आज वो कॉलेज नहीं जा सकी थी, इसका एक टेस्ट भी था और वो इधर ही रोते रोते सो गई। वो रात के खाने पर वो बाहर नहीं आई। नफीसा बेगम ने हमीद साहब से इसके कॉलेज के बारे में बात की तो उन्होंने बोला कि मैं बस ड्राइवर से बात कर लूंगा। कल खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जब जाहिर अपने मामा और बाबा के रूम में गया, मामा बाबा, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। रुकैया बेगम बोली, मामा, मैं अनुषा से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? रुकैया बेगम बोली, अम्मी प्लीज, मैं अनुषा को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ।
बेटा ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी खाला की बेटी को पसंद किया हुआ है और बचपन से हमने ज़ुबान भी दी हुई है। रुक़ैया बेगम बोली, अम्मी प्लीज़, मैं नहीं आपकी भांजी को पसंद करता, मैं अनूशा को पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी अनूशा नहीं पसंद, अगर तुम्हें मेरी भांजी नहीं पसंद और मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। ये चीज़ तुम याद रखना, अगर तुमने कुछ भी ऐसा-वैसा किया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। अपनी माँ की बात सुनता ज़ाहिद गुस्से से अपने रूम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद नफीसा बेगम की भांजी ज़ोया आ चुकी थी। ज़ोया सबसे मिली और फिर मुस्कान के कमरे में रेस्ट करने चली गई। यार मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, मुस्कान बोली। मेरी इकलौती ननद का बर्थडे है तो मैं कैसे ना आती? वो मुस्कुराकर बोली, ननद की बर्थडे का तो बस बहाना है, तुम जिसके लिए आई हो वो भी मैं अच्छे से जानती हूँ। मुस्कान शरारत से बोली। थोड़ी देर दोनों बातें करती रही और फिर सो गई। सिकंदर साहब और इनकी फैमिली शहर में रहायश पजीर थे। इनकी बीवी की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी। इनका एक ही बेटा था अजमेर सिकंदर, जो इनकी लाड़ प्यार की वजह से बहुत बिगड़ चुका था। अजमेर सिकंदर बहुत खूबसूरत लड़का था, 6 फीट से निकलता कद, तीखे नैनकुश, काली आंखें, सफेद रंग, हल्की हल्की दाढ़ी, उम्र 23 साल। अजमेर को लड़कियों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी मुस्कान के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसके दोस्त भी मीरजादे थे, बस स्मोकिंग, शराब जैसी चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अजमेर नहीं करता था। इसके दोस्त पहले इसे कभी-कभार ज़बरदस्ती क्लब ले जाया करते थे। वो इन्हें पहले पहल मना करता था, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले जाते थे। लेकिन अब वो डेली इनके साथ जाया करता था। अगली सुबह अनुषा की अम्मी को चचा ने बताया कि मैंने इस बस ड्राइवर से बात कर ली है, तो अनुषा अब कॉलेज आ जा सकती है। कोई मसला नहीं है और फिर इसे कॉलेज जाने दिया गया। वो जब कॉलेज आई, तो इसकी दोस्त ने इससे ना आने की वजह पूछी, तो इसने सारी बात बता दी। यार तुम नहीं आई थी, टीचर ने टेस्ट लिया था, तो टीचर ने बोला था जो नहीं आया वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। यार मैं कौन-सा जानबूझकर नहीं आई थी, अब मैं क्या करूँ? चलो तुम टीचर को बता देना, कुछ नहीं होगा। अरुषा बोली। दोनों क्लास में चली गई। सेकंड पीरियड में वो टीचर आ गई। सब स्टूडेंट ने सलाम किया और फिर बैठ गए। जो-जो बच्चे कल नहीं आए थे वो खड़े हो जाएँ। अनुषा और 2 लड़के, जिनमें एक अजमेर सिकंदर था, खड़े हो गए। टीचर ने सबसे पहले अनुषा से पूछा, मिस अनुषा कल आप क्यों नहीं आई? वो मैडम, इसे कोई बहाना नहीं लगा था, ना ही सच्चाई बता पाई। वो चुप करके खड़ी रही। आप कुछ बोले बोले भी मिस अनुषा, या फिर बुत बन के खड़ी रहेंगी? टीचर गुस्से से बोली। टीचर की इस तरह बोलने से इसकी आंखों में आंसू आने लगे और टीचर ने इसको बाहर निकाल दिया। टीचर भी फिर दूसरे लड़के से पूछने लगी और जब अजमेर की बारी आई तो वो बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गया। बदतमीज। टीचर गुस्से से दिल में बुड़बड़ाई। अनुषा दीवार के साथ खड़ी आंसू बहा रही थी। जब इसे महसूस हुआ कोई वजूद इसके सामने खड़ा हुआ है, इसने नजरें उठाकर सामने देखा। वो अजमेर था जो इससे ही देख रहा था। ब्राउन आंखें काली आंखों से टकराई। वो दोनों एक मिनट एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और वो फिर इसकी साइड से गुजर गया। नेक्स्ट पीरियड में अनुषा अंदर गई और अपनी साइड सीट पर बैठ गई। यार तुमने टीचर को बताया क्यों नहीं? अरुषा बोली। यार मुझसे बोला ही नहीं गया। वो उदासी से बोली। जैसे कल कजिन को बातें सुनाई हैं, ऐसे टीचर को भी बता देती। कल ना आने की वजह? यार कजिन और टीचर में फर्क है, अनुषा बोली। हाँ ये बात तो है, चल आ जा यार कैंटीन चलें, कुछ खा कर आते हैं, मुझे तो भूख लग गई है। वो दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी। छुट्टी टाइम वो घर आ गई, खाना खाया और रेस्ट करने अपने रूम में चली गई। इसकी मम्मा किचन का सारा काम संभाल रही थी, क्योंकि वही संभालती थी। रुकैया बेगम कोई काम नहीं करती थी और ना ही मुस्कान कोई काम करती थी। अनुषा अपनी मम्मा की हेल्प करवा देती थी। आज रात को मुस्कान की बर्थडे पार्टी थी, तो वो किचन में सारी तैयारी कर रही थी। कुछ चीजें उन्होंने बाहर से मंगवाई और कुछ वो घर पर तैयार कर रही थी। बर्थडे पार्टी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। मेहमान धीरे धीरे आना शुरू हो चुके थे और मुस्कान के दोस्त भी अनुषा अपने रूम में तैयार हो रही थी। इसने आज रेड कलर का सादा सी कमीज शलवार पहनी हुई थी, आंखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक लगाई। वो बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी। तैयार होने के बाद वो बाहर आई, जहाँ मुस्कान, जोया और जाहिद खड़े बातें कर रहे थे। जाहिद ने जब अनुषा को देखा तो देखता ही रह गया। वो सादगी में बहुत प्यारी लगती थी। जोया ने जब देखा कि जाहिद इसको मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा है, तो इसने अजीब नजरों से दोनों को देखा। फिर इसने अपनी सोचों को झटका। अनुषा ने इन सबको आकर सलाम किया और फिर किचन की तरफ चल पड़ी। बहुत प्यारी लग रही है तुम अनुषा, जाहिद बोला। थैंक्स बोलती वो किचन की तरफ चल पड़ी। अनुषा की तारीफ करते जाहिद को देखकर जोया को बुरा फील हुआ था। वैसे आपने मेरी तारीफ तो नहीं की, जोया जाहिद से बोली। वो इसकी बात को नजरअंदाज करता वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद सब लोग इकट्ठे हो चुके थे। अजमेर और इसका ग्रुप भी वहाँ आ चुका था। वो सब मुस्कान से मिले, इसे बर्थडे विश की और पार्टी एंजॉय करने लगे। जब अजमेर की नजर अनुषा पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी और मासूम भी। वो पहली दफा इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। ये क्या कर रही है इधर? अवैस की भी नजर अनुषा पर पड़ी तो बोला, मुस्कान वो लड़की क्या कर रही है यहाँ? वो हमारे रिश्तेदारों की बेटी है, इसकी इसके अब्बू नहीं है, ये हमारे घर में रहते हैं, हमने इनका खर्चा उठाया हुआ है, इसलिए वो यहाँ है। अजमेर तुम आओ, तुम्हें मैं अपनी मामा से मिलवाऊं। वो ये कहती इसका हाथ पकड़कर इसे दूसरी तरफ ले गई। मामा इससे मिले, ये है अजमेर, जिसका मैंने आपको बताया था। अच्छा ये वो लड़का है? वो मुस्कुराकर इसे मिलने लगी। अजमेर की नजरें बार बार अनुषा पर जा रही थी।
केक कटिंग हुई, खाना खाते हुए अजमेर के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक्स गिर गई। आओ मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़ आऊँ, तुम ये साफ कर लेना। मुस्कान बोली। अजमेर इसके साथ चल पड़ा। मुस्कान इसको वॉशरूम की तरफ छोड़ गई। कपड़े साफ करके जब वो बाहर निकला तो बाहर आते हुए इसकी नजर अनुषा पर पड़ी, जो किचन में अपनी अम्मी की हेल्प करवा रही थी। वो किचन की तरफ चलाया। आंटी, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जी बेटा। अनुषा ने इसे एक नजर देखा और अपने काम में लग गई। इसकी नजर मुसलसल अनुषा पर थी। पानी पीने के बाद वो बाहर चला आया। अनुषा बाहर आई तो जाहिर इसके पास आया। अनुषा, तुम कहाँ थी? मैं जब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। मैं किचन में थी। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जाहिर, इधर आओ तुम। रखिया बेगम इसका बाजू पकड़ते इसको साथ ले गई। आज मुझे जो नहीं देख रहा था, इसे जाहिर का अनुषा से बात करना पसंद नहीं आया था। क्या कर रहे हो तुम इस लड़की के साथ खड़े होकर? रुकैया बेगम बोली। अभी वो कुछ बोलता कि जुहैन के पास आ गई। जाहिर आओ, हम साथ में फोटोशूट करवाते हैं। वैसे जबरदस्ती साथ ले गई। पीछे रुकैया बेगम मुस्कुराने लगी। पार्टी खत्म हुई। धीरे धीरे सब लोग अपनी अपनी घर की तरफ चल दिए। अजमेर घर आया, बाबा से मिलता हुआ अपने रूम की तरफ चल पड़ा। फ्रेश हवा और बेड पर लेट गया। इसने आंखें बंद की तो अनुषा का चेहरा इसके सामने आया। वो खुद ब खुद मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद वो सो चुका था। अगली सुबह वो कॉलेज गया। आज सारा दिन इसकी नजर अनुषा पर थी। अनुषा ने भी खुद पर किसी की नजरों की गहरी तपिश महसूस की थी, लेकिन जब वो देखती तो इसे कोई नजर नहीं आता था। अनुषा को देखकर जमीर को अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। अनुषा घर आई तो जोया वापस घर जाने की तैयारी कर रही थी। जोया एक अच्छी लड़की थी। जोया, दोबारा कब आओगी? मुस्कान ने पूछा। अब तो जब आऊंगी पक्का ही आऊंगी, जोया मुस्कुराकर बोली। जोया जब से सबसे मिली और घर के लिए निकल गई। अजमेर घर आया तो इसके डैड के फ्रेंड आए हुए थे घर। वो इनसे मिला और रूम में चला गया और वो बेड पर ऊंधे मुंह गिरा। इसने आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों के सामने एक चेहरा आया। इसने झट से आंखें खोल ली। इसने दोबारा फिर आंखें बंद की। फिर वही चेहरा इसकी आंखों के सामने आया। ये क्यों बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है? वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। इसका दिल अनुषा को देखने के लिए मचने लगा। जब जब वो आंखों के सामने रहती इसे सुकून मिलता था। सुबह वो कॉलेज गया। इनके आज फर्स्ट 2 पीरियड फ्री थे। कुछ लड़कियां और लड़के बाहर कैंटीन की तरफ चल पड़े। अजमीर और उसके दोस्त कैंटीन की तरफ जा रहे थे। जब इसकी नजर सामने से आती लड़कियों पर पड़ी और इनमें से वो चेहरा था जो रात को इसकी आंखों के सामने आया था। वो इस चेहरे को एक नजर देखता आगे की तरफ बढ़ गया। छुट्टी का टाइम था जब वो और अरूषा बस का इंतजार कर रहे थे। बस नहीं आ रही थी। आज मुस्कान जो कि अपनी फ्रेंड के साथ गुजर रही थी, इन्हें देखकर रुकी। क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक? वो अनुषा को देखकर बोली। बस नहीं आई अभी तक। हमारी क्या आप हमें साथ ले जाएंगी? अरूषा बोली। नहीं, हमारी गाड़ी में मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। वो ये कहती वहां से चली गई। वो काफी देर बस का इंतजार करती रही और बस आ गई। वो दोनों सवार हुई और घर की तरफ चल पड़ी। मुस्कान घर आई तो नफीसा बेगम ने इससे अनुषा का पूछा। चाची, पता नहीं, वो तो मुझसे पहले निकली थी, पता नहीं किधर गई। मुस्कान झूठ बोल गई थी। 1 घंटे बाद अनुषा भी घर आ गई। इसकी अम्मी ने इससे पूछा, बेटा आज तुम इतनी लेट क्यों आई हो? अम्मी, बस लेट हो गई थी, हम बस का इंतजार करती थी इसलिए हम लोग आज लेट आए। नफीसा बेगम इसकी तरफ देखने लगी। इन्हें मुस्कान की बात याद आई। इसने तो बोला था कि वो पहले निकल चुकी है, लेकिन अनुषा तो कुछ और ही बता रही है। अपनी सोचों को छटकते वो किचन की तरफ चल पड़ी और खाना लगाने लगी। सबने मिलकर खाना खाया। जाहिर की नजर बार बार अनुषा पर जा रही थी और रकीया बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। अनुषा ने अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस की तो इसने नजर उठाकर देखा तो ज़ाहिर को अपनी तरफ देखते पाया। इसकी नजरों से घबराती वो जल्दी से खाना खाती रूम में चली गई। अजमेर और इसके बाबा खाना खा रहे थे। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? अच्छी। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं है ही होता है डैड। स्टडी के बाद तुम मेरे बिजनेस में मेरे साथ काम करोगे? ये खुशफहमी आपको क्यों होगी कि मैं आपके साथ काम करूंगा? अगर काम ना किया तो फिर तुम ये जो अय्याशियां कर रही हो ये सब बंद कर दोगे, कर दूंगा मैं। अजमीर ने अपने बाप की तरफ देखा तो बोला, डैड आप इतना पैसा कहाँ लेकर जाना है चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ काम करूं? बेटा जैसे तुम पैसा बहा रहे हो ना, एक दिन हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टडी के बाद तुम मेरे साथ काम करो। वो भी बोल ही रहे थे कि ज़मीर उठकर रूम की तरफ चल पड़ा। नालायक औलाद, कभी भी ये मेरे बात सुन ले या मेरी मान ले। वो मुंह में बुड़बुड़ाए। वो रूम में आया और बेड पर लेट गया। आंखें बंद करते ही अनुषा का चेहरा इसकी आंखों के सामने आया। इसने गड़बड़ बदली लेकिन वो फिर इसकी आंखों के सामने आई। क्या मसला है इसको? ये लड़की क्यों मेरे हवासों पर छा रही है? वो गुस्से से उठा और वॉशरूम में जाकर ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो गया। दिमाग ठंडा होने के बाद वो कपड़े चेंज करता बेड पर लेट गया और नींद की वादियों में चला गया। अगले दिन वो क्लास में सबसे पहले पहुंच चुका था। लड़कियां लड़के बारी बारी क्लास में आ रहे थे। सभी की नजर अनुषा पर पड़ी। वो इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। क्या था इस चेहरे में जो आंखें बंद करते ही इसकी आंखों के सामने आ जाता था? अनुषा और अरूषा मुस्कुराते हुए क्लास में आई और अपनी जगह पर बैठ गई। वो दोनों बातें कर रही थी जब एक लड़का अनुषा के पास आ गया।
क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वो अनुशा से बोला। नहीं, अनुशा बोली और दूसरी तरफ मुंह फेर गई। वो लड़का कंधे झुकाता आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अजमीर की नजर इन दोनों पर ही थी। पता नहीं क्यों लेकिन इसे गुस्सा आया था इस लड़के पर। ऐसे ही पीरियड गुजरते गए। ब्रेक का टाइम हो गया। अजमीर और इसका ग्रुप कैंटीन में बैठा हुआ था। जब अजमीर की नजर सामने टेबल पर अनुशा पर पड़ी, इसने एक नजर अनुशा को देखा और नजरें फेरी, लेकिन इसका ध्यान बार बार भटक कर अनुशा की तरफ जा रहा था जो मुस्कुरा रही थी। वो गुस्से से वहां से उठा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। इसके दोस्त पीछे से इसे आवाजें लगाते रह गए, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। और फिर वो एक घंटा वैसे ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। इसने एक जगह गाड़ी खड़ी की और अपना सर स्टीयरिंग से टिका दिया। आंखें बंद की तो अनुषा का मुस्कुराता चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसने झट से आंखें खोली। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों वो लड़की मेरी आंखों के सामने से जाती नहीं? वो अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद इसने गाड़ी एक घर के तरफ डाल दी। घर आकर वो गुस्से से रूम में चला गया। अगली सुबह इन्हें छुट्टी थी तो इसके डैड रात को इसको जबरदस्ती एक पार्टी में ले गए। वहां इसके डैड ने अपने सब बिजनेस पार्टनर्स और दोस्तों से इसका तारुफ करवाया। तो इन सब चीजों से उकताता एक्सक्यूज करता साइड पर चला गया। बहुत सारी लड़कियों ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी से बात नहीं की। वो वहां बोर होने लगा। वो बाहर चला आया। इसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद थक कर वो घर आ गया और सोने के लिए लेट गया और जल्दी वो नींद की वादियों में चला गया। अगली सुबह वो देर से उठा, फ्रेश हुआ और खाने के लिए नीचे चला आया। इसके डैड ऑफिस आ चुके थे। इसने खाना खाया और फिर कॉलेज के लिए निकल गया। इसने दिन का खाना खाया, फिर तैयार हुई। मम्मा मैं जाने लगी हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। वो जल्दी चलती बस स्टॉप पर आई और इसने रूषा को वहां खड़े पाया। वो दोनों बस में सवार हुई, बस चल पड़ी। ऐसे ही दोनों बातें करती कॉलेज पहुंच चुकी थी। सब पीरियड लेने के बाद ब्रेक टाइम वो कैंटीन में आई थी अरुषा के साथ जब अजमीर उनके सामने आया। अजमीर को दोनों ने सवालिया नजरों से देखा। क्या आपका नंबर मिल सकता है? नहीं, मैं किसी आरे गहरे को अपना नंबर नहीं देती। तो क्या एक नंबर लेने के लिए आपसे जान पहचान बनानी पड़ेगी? खूब, वो शरारत से बोला। वो दोनों वहां से चली गई। ब्रेक के बाद टीचर ने इनको बताया कि कल से सबने फर्स्ट टाइम आना है। कॉलेज छुट्टी का टाइम हुआ। इनकी बस आज फिर लेट हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो घर में दाखिल हुई और आज बहुत थक चुकी थी इसलिए रेस्ट करने लगी। रात का खाना लग चुका था। सब लोग बैठे थे सवाए अनुषा के। चाची आपकी बेटी नहीं नजर आ रही, किधर है वो? जाहिर बोला। बेटा आज वो थक गई है, बस लेट आई थी इनकी। वो वहां खड़े खड़े थक गई है और अब रेस्ट कर रही है। कल जोया के घर वाले आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने। अपनी मॉम की बात सुनकर जाहिर गुस्सा गुस्सा हो गया। मैंने कितनी दफा बोला आपको मामा इससे शादी नहीं करूंगा, तो फिर आपने किससे पूछ कर ये फैसला किया है? वो गुस्से से बोला। तुम बोल रहे हो बचपन से तुम्हारा रिश्ता इसके साथ हुआ है और तुम्हारी शादी वहां वहां ही होगी। हमीद साहब बोले। जाहिर ने गुस्से से सबकी तरफ देखा और बिना खाना खाए अपने रूम की तरफ चल दिया। अगली सुबह सब मामूल के मुताबिक हुआ। अनुषा कॉलेज आई तो इसका सामना अजमीर से हुआ। इसने गुस्से से इसकी तरफ देखा। अजमीर ने इसको मुस्कुराती नजरों से देखा था। वो पास से गुजरने लगी तो अजमीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। अनुषा को पहले ही इस पर बहुत गुस्सा आया इस हरकत की वजह से। इसने एक थप्पड़ अजमीर के चेहरे पर मारा। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? सब लड़कियां लड़के इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। सब बहुत हैरान हुए थे कि अजमीर सिकंदर आज एक लड़की से थप्पड़ खा चुका है। अनुषा वहां से चली गई। अजमीर भी वहां से भागता गाड़ी की तरफ चला गया। इसके दोस्त इसके पीछे भागे। इसने गुस्से से गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली और बाहर ले गया। इसके दोस्त इसको कॉल पे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो बस गुस्से से गाड़ी दौड़ा रहा था। फिर इसने वो भैंस की कॉल रिसीव कर बोला, मुझे वो लड़की छुट्टी टाइम मेरे घर पे चाहिए। इतना बोलकर इसने कॉल कट कर दी। क्या हुआ? क्या कहता है वो? साइम बोला। पागल हो चुका है, वो बोल रहा है वो लड़की चाहिए आज ही। क्या? अब क्या करना है फिर? बॉस का हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। साइम बोला। छुट्टी टाइम वो दोनों बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस आज भी लेट हो गई थी। वो दोनों बस अकेली अकेली रह गई थी। बाकी लड़कियां चली गई थी। तभी इनके पास एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से 3-4 लड़के निकले और उन्होंने जबरदस्ती दोनों को गाड़ी में बिठा दिया। वो दोनों चलाने लगी, लेकिन लड़कों ने इनकी मुंह पर टेप लगा दी और गन इन दोनों पर तान दी। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं दोनों को गोली से उड़ा दूंगा, एक लड़का बोला। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगी। इन दोनों को अजमेर के घर के अंदर लेकर जाया जाया गया। सामने वो अजमेर को देखकर वो दोनों शॉक हो गई थी। दोनों के मुंह से उन्होंने टेप उतारी। प्लीज हमें जाने दो। अनुषा बोली। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपनी फ्रेंड से पूछो किसने मेरा क्या बिगाड़ा है। अनुषा की आंखों के सामने आज से सुबह का मंजर छा गया। मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दो और हमें जाने दो। ऐसे तो नहीं मैडम, अजमेर बोला। एक गलती तुमने की है, एक मैं भी करना चाहता हूँ। याद है तुमने आज मुझे घटिया इंसान बोला है, तो आज तुम्हें मैं घटिया इंसान बनकर दिखाऊंगा। वो गुस्से से धाड़ा। इसकी बात सुनते दोनों की सांसें गले में अट गई। प्लीज हमें, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अनुषा बोली। जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? तुम मेरे साथ निकाह करना होगा और फिर इसके बाद तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा वहां हिफाजत। ये सुनकर दोनों का दिमाग साई साई करने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है समीर? सिकंदर, बदले की आग में तुम इतना गिर चुके हो कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला कर बैठे।
मोहतरमा ज़्यादा बातें ना करो, अगर घर जाना चाहती हो तो निकाह करो, वरना पड़ी रहो इधर ही। दोनों थोड़ी देर बाद इनका निकाह हो चुका था। नफीसा बेगम का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था। अनूशा अभी तक घर नहीं आई थी। ज़ाहिर और हमीद साहब हर जगह इसे ढूँढ रहे थे। देखा मैंने बोला था अपनी बेटी को लगाम दो, मुँह काला करवा दिया इस मनहूस मारी ने हमारा। रक़िया बेगम बोली, पता नहीं किसके साथ भाग गई है, मुझे तो पहले इस लड़की पर शक था कि ये कोई ना कोई ऐसा गुल ज़रूर खिलाएगी। ज़ाहिर और हमीद साहब थक-हार कर घर आ चुके थे, लेकिन इन्हें कहीं नहीं मिली। इसके फ्रेंड के घर भी गए तो उन्होंने बताया कि वो भी नहीं आई अभी तक घर। वो लोग भी इसको ढूँढ रहे थे। उनकी परेशानी बढ़ चुकी थी कि दोनों लड़कियाँ पता नहीं किधर चली गई हैं थी। पता नहीं किस मुसीबत में होंगी। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उनके घर दरवाजे के बाहर आकर रुकी। सब लोग बाहर की तरफ भागे और अनुषा को गाड़ी से उतरता देख सब हक्का-बक्का रह गए। अनुषा गाड़ी से उतरी और अपनी अम्मी की तरफ भागी, लेकिन चच्ची ने इसे आगे नहीं आने दिया और उसको मारने लगी। कमबख्त कमीनी औरत, किसके साथ मुँह काला करके आ रही है? चली जा, तूने हमारी इज़्ज़त खराब कर दी। तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चच्ची इसको बस मारे जा रही थी और धक्के देकर बाहर की तरफ निकाल रही थी। ज़मीर जो वापस आने लगा था, इसकी मिरर से नज़र पड़ी। वो बाहर निकला और सबको बताया कि ये दोनों पैदल वापस आ रही थी। मैंने इन्हें देखा तो इनको छोड़ने आ गया। ज़मीर की बात सुनकर मुस्कान बोली, मम्मा ज़मीर ठीक ही बोल रहा है। मुझे ज़मीर पर यकीन है। वो मुस्कुरा कर बोली। अनुषा ने नफ़रत से एक नज़र ज़मीर को देखा। खुश हो तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके घटिया इंसान? तुम घटिया हो, तुमने आज अपना घटियापन साबित कर दिया। वो गुस्से से चीखना चाह रही थी, लेकिन अल्फाज इसके अंदर ही दब रहे थे। निकाह के बाद इस निकाह को राज रखने का फैसला हुआ। अरूषा ने घर आकर बताया कि आज बस नहीं आई तो वो पैदल आ रही थी। रास्ते में एक फ्रेंड की भाई ने हमें लिफ्ट दी और घर ड्रॉप करके गया है, जबकि अनूषा के घर वालों ने इसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। सबने समीर का शुक्रिया अदा किया और वापस चला आया। घर आकर वो फ्रेश हुआ और नीचे आकर खाना खाने लगा। इसके डैड आज घर नहीं थे। वो रूम में दोबारा है जब इसकी नजर निकाहनामे पर पड़ी। इसने मुस्कुराकर इसे देखा और संभाल लिया। आज वो खुश था, इसकी सोचों में गुम हो गया। नूशा अपनी अम्मी से लिपट कर बहुत रोई। बेटा क्या कोई परेशानी है? इसने ना में सर हिला दिया। इसकी अम्मी इसे लिए रूम में चली गई। मेरा बच्चा बस चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर रोने के बाद वो चुप हो गई और कमरे से बाहर चली गई। इसे भूख का एहसास हुआ तो वो खाने की तरफ चल पड़ी। इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। खाना खाने के बाद वो रूम में आ गई और सोने की तैयारी करने लगी। काफी देर लेटे रहने के बाद भी इसे नींद नहीं आई। बार-बार सब कुछ इसकी आँखों के सामने घूम रहा था। इसने एक नज़र पास लेटी अपनी अम्मी को देखा। क्या मुझे अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए? अगर अम्मी ने मुझ पर यकीन ना किया, तो फिर सारी रात इसकी सोचों में गुज़र गई। सुबह इसके सर में बहुत दर्द था। इसने छुट्टी कर ली। सारा दिन वो सोती रही। दूसरी तरफ ज़मीर सारा दिन बेचैन रहा। इतनी बेचैनी ज़िंदगी में कभी इसे नहीं हुई थी, जितनी आज हुई थी। अनुषा का नंबर भी इसके पास नहीं था। मुस्कान की फैमिली भी आज आई हुई थी। वो लोग शादी की डेट फिक्स करने आए थे। ज़ाहिर घर पर नहीं था, वरना वो कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देता। इस मंथ के लास्ट पर शादी रख ली गई थी। मुस्कान की फैमिली नहीं, जोया की फैमिली। मुस्कान और रुकैया बेगम बहुत खुश हुई थी। इसने हर तरफ नज़रें दौड़ाई, लेकिन वो इसको नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देर बैठने के बाद भी वो नज़र नहीं आई थी, तो वो जाने के लिए खड़ा हो गया। मुस्कान ने इसे ज़बरदस्ती खाने के लिए रोकना चाहा, लेकिन वो फिर कभी का बोलता चला गया। मेरी बच्ची अज़मीर के आने से तुम्हारे चेहरे पर अलग ही खुशी नज़र आती है। रुकैया बेगम मुस्कुराकर बोली, जी मामा, वो मुझे पसंद है। अच्छा तो फिर करें बात क्या? जी मम्मा, मैं करती हूँ तुम्हारे पापा से बात। ज़ाहिर के साथ तुम्हारी भी शादी कर देते हैं। मुस्कान खुशी से उनकी गर्दन में बाजू डाल दी। अगले दिन वो कॉलेज आई तो ज़मीर खुद ही इसके पास चला आया। तो कल कल तुम क्यों नहीं आई थी? मैं तुम्हारे घर में गया था, तुम नहीं नज़र आई और अपना नंबर भी दो मुझे। इसने एक साथ सारे सवाल कर दिए। नहीं है मेरा नंबर, क्या मतलब मोबाइल नहीं क्या तुम्हारे पास? अनूशा ने नामे गर्दन हिलाई और वहाँ से चली गई। वो कुछ सोचकर कॉलेज से बाहर आया, मोबाइल वाली शॉप से मोबाइल और सिम खरीदा और वापस कॉलेज चला गया। गाड़ी में बैठकर इसने सारी सेटिंग की, मोबाइल की और क्लास की तरफ चल पड़ा। ये लो मोबाइल, और जब मैं कॉल करूँ इसी टाइम रिसीव करना। वो इसके सर पर खड़ा इसे बोल रहा था, जबकि वो बेयकीनी के आलम में इसकी तरफ देख रही थी। आपको क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगी जैसे आप बोल रहे हैं? क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती मोबाइल इसको पकड़ाता वहाँ से चला गया। इसने जल्दी से मोबाइल बैग में रख दिया। थोड़ी दूर मुस्कान ने ये सब देख लिया, लेकिन इसे ये समझ नहीं आई कि ज़मीन ने क्या दिया है अनुषा को। वो गुस्से से वहाँ से चली गई। वापस घर आकर इसने घर वालों को रिश्ता ले जाने के लिए बोला। अनुषा घर आई तो इसे कोई समझ नहीं लग रही थी कि इस मोबाइल का क्या करे। इसने मोबाइल बैग से निकाला और अलमारी में छुपा दिया। वो बाहर लाउंज में आ गई, जहाँ सब घर वाले बैठे थे और वो भी वहाँ बैठ गई। सब कल शॉपिंग पर जाने का प्लान बना रहे थे, जब मुस्कान अनुषा से बोली, "ज़मीन ने क्या दिया है आज तुम्हें?" अनुषा इसके अचानक हुए सवाल पर गड़बड़ा गई, कुछ भी नहीं। और जल्दी से बोली, "इससे दूर ही रहना तुम, वो बहुत जल्द मेरा होने वाला है।" इसकी बात सुनकर अनुषा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा और वो वहाँ से चली गई। ज़ाहिर जब घर आया, इस शादी की डेट का पता चला तो इसने बहुत शोर किया, लेकिन इसकी मम्मा ने इसे धमकी दी कि चुप करवा दिया कि अगर शादी ना की तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। वो बेचारा चुप कर गया। अगली सुबह मुस्कान ने सबके सामने ज़मीर को प्रपोज़ कर दिया। अनुषा ने ये देखा था, इसके दिल को कुछ हुआ था, वो वहाँ से चली गई। सारा दिन इसका उदासी से गुज़रा। ज़मीर ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो इग्नोर करती रही। शाम को वो इनके घर आ गया। रुकैया बेगम और हमीद साहब ज़ाहिर के ससुराल गए हुए थे। मुस्कान और ज़ाहिर अपने-अपने रूम में थे।
वो अंदर आया तो सामने कोई भी नहीं था, किचन से आवाज़ आ रही थी, वो इधर चला आया, अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक बेटा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आंटी सब लोग कहाँ हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा बेटा, वो ज़ाहिर के ससुराल गए हुए हैं। ज़ाहिर और मुस्कान अपने-अपने रूम में हैं। आंटी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा बोलो। आंटी अनूशे कहाँ हैं? वो अपने रूम में हैं। क्यों खैरियत? आंटी मैं आप और अनूशे से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बेटा खैरियत तो है ना? जी आंटी खैरियत है। आप चले रूम में, हम जाकर बात करते हैं। नफीसा बेगम चली गई रूम में, आगे उधर मुँह बेड पे लेटी सोचों में गुम थी। अनुशा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से इसने पलटकर देखा, अज़मीर को सामने देखकर चौंक गई। अस्सलाम वालेकुम। वो एकदम से उठकर सीधी हुई और खड़ी हुई। आओ बैठो, बेटा बैठो। वो बेड पर बैठ के आंटी आपने मेरी बात प्लीज़ आराम से सुनिए। हाँ बेटा बोलो तुम। आंटी मैंने अनुशा से निकाह कर लिया है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज़ आंटी मेरी बात सुन लें। अनुशा भी आँखें फाड़े इसको देख रही थी। आंटी अनुशा को मैं पसंद करने लग गया था। इसको देखकर मुझे सुकून मिलता है। इसको ना देखूँ तो दिल बेचैन रहता है। इसलिए मैंने इससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया था। कुछ दिन पहले मैं मानता हूँ आंटी मैंने गलत किया है, पर मैं आपकी बेटी को पसंद करने लगा था। इससे बात करने की कोशिश करता तो ये इग्नोर कर देती थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मुझे पता है ये सब इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना बेटा समझकर माफ़ कर दें। वो बोल रहा था और नफीसा बेयकीनी के आलम में इसको देख रही थी। बेटा अगर तुम इसको पसंद करते थे तो तुम्हें चाहिए कि हमारे घर रिश्ता लेकर आते। अब मैं क्या बाकी सब घर वालों को जवाब दूँगी। वो परेशानी से बोली, आंटी प्लीज़ आप परेशान ना हो। इनसे हम बात कर लेंगे। कल ही मैं और मेरे डैड आएँगे रिश्ता लेकर। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, जो मुझसे गलती हुई है। वो इनके आगे हाथ जोड़ता बोला, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो तुम? मेरी बेटों की जगह हो, बस तुम ये बात किसी भी तरीके से क्लियर करो। वो आराम से बोली, तो फिर क्या मैं समझूँ कि आपने अपनी बेटी मुझे दे दी है? वो शरारत से बोला, दी नहीं, लेकिन अब ये तुम्हारी अमानत है, जब दिल करे आकर ले जाना। वो इसे प्यार से बोली, थैंक यू आंटी। वो मुस्कुरा कर बोला। अनुशा इन दोनों की तरफ बेयकीनी से देख रही थी, वो दोनों खुद ही सब कुछ प्लान कर रहे थे। इससे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा था। ओके आंटी अब मैं चलता हूँ, अपनी बेटी को समझा दीजिएगा। वो शरारत से बोला। नफीसा बेगम मुस्कुराने लगी, बचाते हुए इसको कॉल का इशारा कर गया। नफीसा बेगम और अजमीर दोनों बाहर आ गए, पीछे वो बेयकीनी ख्याल में खड़ी रही। ओके आंटी अब मैं चलता हूँ, खाना बन गया है, खा कर जाना। वो बोली, नहीं आंटी फिर कभी। फिर वहां से चला गया। आज वो बहुत खुश था, घर आकर इसने अपने डैड को सब सच बताया। पहले तो वो बेयकीनी ख्याल में इसको देखते रहे, मगर लाइक बच्चों के बाद ही बता देते, अब भी क्या ज़रूरत थी? डैड अब ज़रूरत थी इसलिए बता दिया। वो लाड से बोला, वैसे मैंने कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, अगर तुम मुझे बता देते तो ये सब ना करना पड़ता। डैड तब मुझे ये ठीक लगा था, मैंने कर लिया और अब जो मैंने बोला है अब वो करें। कब चलना है? कल शाम को। ओके चल ठीक है। खाना खाने के बाद वो अपने रूम में आ गया। फिर इसने अनुशा को मैसेज किया, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। शायद इसने मोबाइल अभी यूज़ नहीं किया था। नफीसा बेगम रूम में आई तो उन्होंने अनुशा से कोई बात नहीं की थी। अम्मी, नफीसा बेगम ने इससे चेहरा फेर लिया। अम्मी प्लीज़ मेरी बात सुनें। वो जल्दी से इनकी कदमों में बैठ गई। क्या बात सुनूँ मैं तुम्हारी? क्या बात सुनूँ मैं? मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि इसने मुझसे बातें छुपानी शुरू कर दी हैं। तुम देख लो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया, लेकिन कसम से अम्मी मैंने आपको बताना था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। अगर आपने मेरे पे यकीन ना किया तो फिर वो भी बोल रही थी कि जब अनुशा जल्दी से बोली, अनुशा मुझे तुम पर बहुत यकीन है। तुम एक दफ़ा मुझे बताती तो सही कि ये सब हुआ है, लेकिन मुझे इस लड़के ने सब आकर बताया, लेकिन तुमने नहीं। शायद वो आज ना बताता तो तुम मुझे कभी ना बताती। नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बताना था, लेकिन मैं डर रही थी। प्लीज़ अम्मी मेरी मुझे माफ़ कर दें। वो रोते हुए बोली। नफीसा बेगम ने इसे गले लगा लिया और चुप करवाने लगी। अम्मी इसने मुझे मोबाइल भी दिया है बात करने के लिए। इसने मोबाइल निकाल कर अम्मी को दिखाया। ठीक है बेटा तुम इसको किसी के सामने ना करना, वरना बहुत मसला बन जाएगा। मुस्कान आज बहुत खुश थी, इसने ज़मीर को प्रपोज़ किया था, लेकिन अभी तक इसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। मुस्कान को लगता था कि वो हाँ करेगा, लेकिन ये तो अभी कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। रात को ज़ाहिर के मॉम-डैड घर आए आके और कल इससे शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी थी। अगले दिन छुट्टी थी, शाम को ज़मीर और उसके डैड आ गए। मुस्कान इन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी, इसे लगा था कि वो इसके लिए आए हैं। भाई साहब आपसे ज़रूरी बात करने आए हैं। इनके आपस में थोड़ी जान-पहचान थी पहले। हाँ, हाँ, आप करें बात ही जो भी करना चाहते हैं। हमीद साहब बोले, दरअसल हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी छोटी बेटी दे दें, अपनी अज़मीर के लिए। ये बात सुनकर सबके सरों पर घर की छत आ गिरी। सॉरी किस बेटी के लिए? दोबारा पूछा। आपकी छोटी बेटी अनुशा मुझे अपने ज़मीर के लिए दे दें। मुस्कान बेयकीनी के आलम इन्हें देखने लगी। रुकैया बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। हम आपको सोच कर बताएँगे, हमें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। मुस्कान गुस्से से अंदर चली गई, जबकि ज़मीर इधर-उधर देख रहा था। वो शायद अनुशा को ढूँढ रहा था और वो इसे कहीं नहीं नज़र आ रही थी। इसने इसके नंबर पर दोबारा मैसेज किया तो थोड़ी देर बाद इसका रिप्लाई आ चुका था। कहाँ हो बेगम? इसका मैसेज पढ़कर अनुशा के दिल की धड़कन तेज़ हुई। मैं कमरे में हूँ, बाहर आओ, मैंने तुम्हें देखना है। नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगी। वजह? बस मैं नहीं आऊँगी। क्या हुआ, तुम नाराज़ हो मेरे साथ? हाँ, मैं आपके साथ नाराज़ हूँ। अगर मैं इतनी ही पसंद थी तो डायरेक्ट मेरे घरवालों से बात करते। ऐसे मेरे साथ क्यों ज़बरदस्ती की आपने? तो बेगम आप आ गया हूँ ना घरवालों से बात करने, अब तो नाराज़गी छोड़ दो और बाहर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊँगी। और आप बताएँ चाचू ने क्या बोला? वो बोल रहे हैं कुछ दिन तक जवाब दूँगा। इसके बाद अनुशा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं रात को मैसेज करूँगा, प्लीज़ मेरे से बात करना। अनुशा ने मैसेज सीन करके कोई रिप्लाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अज़मीर और उसके वालिद घर चले गए थे।
रुकैया बेगम और इस मुस्कान ने घर में हंगामा शुरू कर दिया। बाहर से ऊँची-ऊँची आवाज़ आ रही थी। अनुषा जल्दी से बाहर भाग गई। बाबा, ये लड़की मेरी खुशियाँ खा गई है। मैं इसको मार डालूँगी। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी। कमीनी, मुझे पहले ही तेरे पर शक था। तुम इससे बातें करती थी। तुमने इसके साथ चक्कर चलाया हुआ था। इसीलिए आज मेरी जगह तुम्हारा रिश्ता वो लोग लेकर आए हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी आज। मुस्कान की बातें सुनकर अनुषा के आँसू निकल आए। ज़ाहिर ने इसको ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। मनहूस मारी, तुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो तुम मेरी बेटी की खुशियाँ खाने लगी। रुकैया बेगम गुस्से से फट पड़ी। मामा प्लीज़ चुप हो जाएँ। क्यों आप लोग इस बेचारी के पीछे पड़ गए हैं? बेचारी नहीं ये, बस कर दो रुकैया बेगम। वो भी हमारी बेटियों की तरह है। अज़मीर के साथ इसकी शादी हो या मुस्कान की, दोनों ही हमारी बेटियाँ हैं। अनुषा और नफीसा बेगम एक साइड पर खड़ी आँसू बहा रही थी। उन्होंने खुद बताया हमारा बेटा अनुषा से शादी करना चाहता है, तो फिर इधर अनुषा की शादी होगी। हमीद साहब बोले और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब सब अपने-अपने कमरों में चले गए, रुकैया बेगम मुस्कान के कमरे में चली गई। बेटा तुम टेंशन ना लो, देखना मैं ऐसी चाल चलूँगी कि अज़मीर को तुम्हारे साथ शादी करेगा। मुस्कान का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका था। उन्होंने इसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और कमरे से बाहर चली गई। आप कैसे अपनी बेटी की जगह इस लड़की की शादी कर सकते हैं अजमेर के साथ? बस कर दो तुम। रुकैया बेगम, वो लड़का खुद अनुषा के साथ शादी करना चाहता है। अगर हम ज़बरदस्ती भी करेंगे तो हमारी बेटी कभी इसके साथ खुश नहीं रह सकती। आपको पता है हमारी बेटी अजमेर को पसंद करती है। अगर इसकी शादी वहाँ ना हुई तो वो मर जाएगी और मैं अपनी बेटी को मरा हुआ नहीं देखना चाहती। मैं इस अनुषा को ही मार दूँगी। वो गुस्से से पागल हो रही थी। पागल औरत, चुप कर जाओ। वो भी गुस्से से बोले। अनुषा और नफीसा बेगम कमरे में आकर बोल रही, अम्मी मुझे नहीं पता था मुस्कान इसको पसंद करती है और एक अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि जिससे लगे कि मुस्कान इसको पसंद करती है। अब रोते हुए बोल रही थी, बेटा तुम टेंशन ना लो, सब्र रखो, सब अच्छा ही होगा। वो और सब बिना खाना खाए अपने-अपने कमरे में लेट चुके थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। अनुषा ने अजमेर को मैसेज करके सब कुछ बताया। हाँ, वो मुझे आज प्रपोज़ कर रही थी। मुझे लगा वो कोई प्रैंक कर रही है मेरे साथ, इसलिए मैं सीरियस नहीं हुआ था। तुम टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं डैड से बात करता हूँ। अगली सुबह नफीसा बेगम ने खाना बनाया, लेकिन डाइनिंग टेबल पर सिर्फ मीत साहब आए तो उन्होंने नफीसा बेगम से बात की और रिश्ते का बताया तो उन्होंने यही बोला कि जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं आज या कल इन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। शादी अभी नहीं करेंगे। अभी बस निकाह होगा, शादी कुछ टाइम बाद होगी। अभी तो अनुषा बेटी पढ़ रही है। पर 2 दिन बाद उन्होंने रिश्ते का जवाब दिया और बताया कि अभी हम बस निकाह करेंगे। रुकती पढ़ाई के बाद करेंगे। जब से वो वाक़या हुआ था अनुषा का किसी से कोई सामना नहीं हुआ था, ना ही वो कॉलेज गई। वो सारा टाइम अंदर ही अंदर है। अंदर ही रहती, खाना भी अंदर खाती थी। इस वीकेंड पर ज़ाहिर और अज़मीर का निकाह रख दिया गया। अज़मीर ने सब कुछ अपनी पसंद से अनुषा के लिए लिया। वो बहुत खुश था, जबकि ज़ोया की सारी शॉपिंग रुकैया बेगम ने खुद ही की थी। मुस्कान ने काफ़ी दफ़ा ज़मीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़मीर ने इसका कोई रिप्लाई नहीं किया था। इसने इसे ये बता दिया कि वो अनुषा से शादी करना चाहता है। मैं इसको पसंद करता हूँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मेरी खुशियाँ ना ख़राब करो। मुस्कान इसकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी और हर टाइम कमरे में रहती थी। कॉलेज जाना भी उसने छोड़ दिया था। घर में निकाह की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। निकाह एक ख़्याल में रखा गया था। कल सुबह निकाह था। रात को अनुषा को मेहंदी लगाई गई और दूसरी तरफ ज़ोया को भी अनुषा मेहंदी लगवाकर कमरे में आकर रेस्ट करने लगी। जब इसके मोबाइल पर मैसेज आया, मेहंदी की पिक भेजो। अनुषा ने अपनी मेहंदी की पिक अज़मीर को भेजी। अज़मीर ने थोड़ी देर बाद मेहंदी की पिक देखी, फिर इसको वीडियो कॉल करने लग गया, जो इसने नहीं उठाई क्योंकि वो सो चुकी थी, थक गई थी। बैठ-बैठ कर दूसरी तरफ अज़मीर के पास इसके दोस्त आए हुए थे, वो उसको सारी रात तंग करते रहे। अगले दिन सब तैयार होकर हाल में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद निकाह शुरू होना था। मुस्कान अभी तक नहीं गई थी। दोनों कपल बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर दोनों कपल का बारी-बारी निकाह हुआ। थोड़ी देर बाद मुस्कान भी आ चुकी थी। इसने आकर दोनों कपलों को मुबारकबाद दी। मुस्कान को देखकर अनुषा खड़ी हुई। मुझे माफ कर दो मुस्कान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। हाँ, जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये तुम्हारे नसीब में लिखा था और जो चीज़ नसीब में लिख दी जाए इसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैं पागल हो गई थी शुरू से। मुझे हर चीज़ मिली है। मुझे लगा था अज़मीर भी मेरा है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। वो उदासी से बोली और वहाँ से चली गई। निकाह के बाद ज़ाहिर और ज़ोया की रुखसती करती गई थी। जब लेकिन अज़मीर और अनुषा की नहीं की गई थी। घर आकर ज़ोया और ज़ाहिर की कुछ रस्में की गई। फिर सब अपने-अपने कमरों में चले गए और ज़ाहिर ने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर ज़ोया के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू की। अनुषा चेंज करके बेड पर आकर लेटी तो अज़मीर की वीडियो कॉल आने लगी। इसने कॉल कट कर दी और मैसेज किया, जी बोलें बेगम, अपना दीदार करवाएँ, वीडियो कॉल पर नहीं। इसने जल्दी से मैसेज किया, क्यों? मेरी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ा अपने शौहर की बात नहीं मानोगी? निकाह के बाद आप पूरा वक़्त मुझे देखते रहे हैं। आपका दिल नहीं भरा? नहीं भरा, इसलिए बोला कॉल का। अम्मी पास लेटी हुई हैं, नहीं हो सकती कॉल, ज़्यादती है ये तो। मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे आराम करने दें। आप खुद भी आराम करें। और वो मैसेज करते मोबाइल रखकर सो गई। आज अज़मीर को सुकून की नींद आई थी। वो बहुत खुश था। अगली सुबह साहिर और ज़ोया का वलीमा था। फिर धीरे-धीरे सब अपनी रूटीन पर आने लगा। मुस्कान और अनुषा ने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। अनुषा ने अपने निकाह का रुशा को बताया तो वो इससे नाराज़ हो गई थी कि मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने? यार इतनी जल्दी भी सब कुछ हुआ, इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, टाइम ही नहीं मिला। खैर मैं तेरे एक निकाह में थी, अब मैं शादी में आ जाऊँगी। शरारत से बोली। अज़मीर की नज़रें सारा दिन अनुषा पर ही रही थी। अनुषा सारा दिन मुस्कुराती रही। मुस्कान कॉलेज में भी उदास रहती थी। अब वह इसको हँसाने की कोशिश करता था। धीरे-धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। ज़ोया सबको बहुत ख्याल रखती थी और अब किचन में नफीसा बेगम की भी हेल्प करवाया करती थी। अवैस को मुस्कान अच्छी लगने लगी थी। कुछ टाइम बाद अवैस ने मुस्कान के लिए रिश्ता भेज दिया। मुस्कान ने ये फैसला अपने माँ-बाप पर छोड़ दिया।
हमीद साहब और रकिया बेगम को वैस बहुत पसंद आया तो उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वक्त गुजरने लगा, एग्जाम के बाद जसमीन ने रुखसती का बोल दिया। अनुशा और जसमीन के साथ वैस और मुस्कान की शादी भी रख दी गई थी। मुस्कान भी बहुत खुश थी, जाहिर और जोया का बेबी आने वाला था, वो दोनों भी बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। कुछ दिन के बाद डेट रखी गई। वैस और जसमीन ने अपनी दुल्हन के लिए अपनी पसंद की सारी शॉपिंग करके भेजी। आज शाम को इनकी मेहंदी थी, सब बहुत खुश थे। रकिया बेगम ने अपनी रवैये के अनुशा से माफी मांग ली थी। अगली सुबह दोनों दोस्त धूमधाम से अपनी बीवियों को लेने आए थे। मुस्कान और अवैस का निकाह हुआ, खाना खाया, फिर दोनों के हाथ इनके दूल्हों के हाथों में दिया गया। रुखसती का टाइम हुआ, अनुषा बहुत रोई थी, अपनी माँ से लिपट कर उसे अपने अब्बू बहुत याद आए, सब उदास हो गए थे। मेरी दोनों बेटियों का तुम दोनों हमेशा ख्याल रखना, इनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए कभी भी। हमीद साहब अवैस और अजमीर से बोले, दोनों मुस्कुराकर इस बात में सर हिला के दोनों को खुशी खुशी रुखसत कर दिया गया था। खत्म। हाउ वाज द स्टोरी, लास्ट में बताए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।